बच्चों, आज आप सभी से फिर से दोबारा मैं आपका मैथ्स सर मिलने के लिए आ चुका हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग अपनी सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं कंटिन्यू। लास्ट क्लास में हम क्लास 12th की ही बात कर रहे हैं और क्लास 12th वालों के लिए मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट कर दिया है और इसी चैप्टर में कई सारे लेक्चर्स आने वाले हैं। तो पहले 2 लेक्चर्स हमारे पूरे हो चुके हैं और आज हमारा 3rd लेक्चर है। 3rd लेक्चर में बेटा उस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और बहुत ज़्यादा समय आपका नहीं खराब करूँगा। समय बहुत कीमती होता है आपका भी और हमारा। तो शुरू करते हैं ओम्स लॉ। तो बेटा ओम्स लॉ और एक बार आप क्लास 10th में पढ़ के आए हो तो तुम्हारे लिए थोड़ा समझना बहुत आसान हो जाएगा। हाँ, इसका इस्तेमाल धीमे धीमे और बढ़ता जाएगा, है ना। चीज़ें नई नई हमेशा जानने को मिलेगी और क्लास 10th का ही टॉपिक और आगे बढ़ जाता है। तो ओम्स लॉ की बात करेंगे तो डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। क्या है? व्हेन ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज आर कांस्टेंट। ध्यान दो, क्लास 10th में टीचर रट रट के आपको बिल्कुल रटाता है कि भैया पढ़ लो पढ़ लो। तो क्या होता है कि व्हेन ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज आर कांस्टेंट, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट, है ना। यानी कहने का मतलब, इसको शॉर्ट में लिखेंगे, बहुत डेफिनेशन लिखने की आवश्यकता नहीं है। डेफिनेशन तो बहुत कॉमन सी हो गई है, तो पार्ट वाइज लिखते हैं यहाँ पे कि अगर मैं लिखना चाहूँ भी, when all the physical quantities when all the physical quantity are constant, है ना। क्या क्या हो सकती है बेटा ये? जैसे कि आपका टेम्परेचर हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, ये सब कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट। तब क्या होता है सर? पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट। कहने का मतलब ये है बेटा, इस लाइन से समझ में ये आता है कि सर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होता है और I का मतलब करंट होता है। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब अगर आप वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, या इसका उल्टा कह सकते हैं, अगर आप करंट बढ़ाएंगे तो वोल्टेज भी बढ़ेगा। दोनों में से किसी एक को बढ़ाओगे, दूसरा वाला अपने आप बढ़ जाएगा। एक को कम कर दोगे, दूसरा वाला भी अपने आप क्या हो जाएगा? कम। तो जब इसका साइन हटाते हैं, ये भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, तो V इज इक्वल टू एक नया कांस्टेंट आ जाता है, उसको नाम दिया मैंने R। यानी चाहे इसको ऐसे लिख दिया जाए और जो हम लोग को याद रहता सभी को, V इज इक्वल टू IR, हम लोग रट के बैठ जाते हैं और सबकी जबान पे यही रटा होता है ना, मोस्टली लोगों के। तो V इज इक्वल टू IR की बात करेंगे तो देखो V का मतलब यहाँ पे क्या है? V का मतलब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है। I का मतलब क्या होता है? I का मतलब यहाँ पे करंट होता है। क्या होता है भाई? I का मतलब यहाँ पर है करंट। और R का मतलब क्या होता है? R का मतलब ये क्या होता है? रेसिस्टेंस। क्या होता है भाई? R का मतलब यहाँ पे रेसिस्टेंस। तो R बराबर क्या हो जाएगा? R बराबर हो जाएगा V अपॉन I। और इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। R इक्वल टू होता है V अपॉन I। अगर मैं इसकी SI यूनिट की बात करूं, किसकी बात करूं? SI यूनिट की बात करें तो बताओ वोल्टेज किसमें नापा जाएगा? वोल्टेज को मेजर करते हैं किसमें? वोल्ट में। और करंट को किसमें करेंगे भाई? एम्पियर में। तो वोल्ट पर एम्पियर होना चाहिए, बोलो हाँ। वोल्ट पर एम्पियर भी होता है। यानी अगर मैं आगे इसकी बात करूं, अगर मैं SI यूनिट की बात करता हूं तो भाई बताओ वोल्टेज किसमें नापा जाता है? वोल्टेज को नापा जाता है वोल्ट में, बोलो हाँ। और करंट किसमें नापते हैं? एम्पियर में। तो क्या वोल्ट पर एम्पियर नहीं हो सकता? क्या वोल्ट पर एम्पियर हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ रेसिस्टेंस को जो है हम लोग मेजर करते हैं ओम में। किसमें मेजर करते हैं? ओम में। यानी इट इज मेजर्ड इन ओम, यानी ओम को इसमें क्या करते हैं? मेजर कर लेते हैं। और बेटा यहाँ पे ओम का सिंबल होता है और वो सिंबल कुछ ऐसा बना होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये सिंबल होता है रेसिस्टेंस को। तो जैसे अगर मेरे पास कोई R की वैल्यू आई, एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं तुमसे कि जैसे लिखा है R बराबर 5 ओम। क्या लिखा है? R बराबर 5। तो 5 उसका मैग्नीट्यूड बता रहा है और ओम तो उसकी क्या बता रहा है? उसको ओम उसकी यूनिट बता रही है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं।
ठीक है। जैसे हम पहला पॉइंट समझते हैं, हम पहला पॉइंट समझेंगे ओहमिक कंडक्टर। ओहमिक कंडक्टर हम बात करते हैं ओहमिक कंडक्टर की। इसके बाद हम बात करेंगे नॉन ओहमिक कंडक्टर की। ठीक है बेटा। तो अगर मैं बात करूं व्हाट आर ओहमिक कंडक्टर, तो बहुत आसान होता है। दोज कंडक्टर, ध्यान सुनना मेरी बात ध्यान से बिल्कुल, दोज कंडक्टर विच फॉलोज द ओम्स लॉ, दोज कंडक्टर विच फॉलो द ओम्स लॉ are known as ohmic conductor, and those who did not follow the Ohm's law are known as non-ohmic conductor। भाई सिंपल सी बात है, जो फॉलो कर लेता है वो ओमिक कंडक्टर कहलाता है, और जो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता वो नॉन ओमिक कंडक्टर कहलाता है। जनरली हम मेटल्स की बात करें तो ओमिक में चले जाते हैं, है ना, लेकिन नॉन ओमिक कौन से थे? तो नॉन ओमिक कंडक्टर के जो एग्जाम्पल होते हैं वो मोस्टली सेमी कंडक्टर्स होते हैं। कौन होते हैं भाई? सेमी कंडक्टर इसके एग्जाम्पल्स में आते हैं। किसके? नॉन ओमिक कंडक्टर। अब ये इसकी वैल्यू किसका प्रूफ की बात करें तो हमारे स्कूलों में, है ना, हमारे क्या सभी स्कूलों में क्लास 10th में इसका एक्सपेरिमेंट कराया जाता है और इसका वेरिफिकेशन किया जाता है कि जो ये बात लिखी है क्या वो सही है या गलत। तो उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया जाता है। तो जैसे वोल्टेज को नापने के लिए, वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर चाहिए होता है, करंट को मेजर करने के लिए एमीटर चाहिए होता है ना। तो उसका एक सेटअप बनाते हैं ना, तो सेटअप बनाते हैं, एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं, है ना। यहाँ समझिए ध्यान से, क्या करेंगे, एक रेसिस्टेंस ले लेंगे, एक रियोस्टैट ले लेंगे, ठीक है, एक एमीटर ले लेंगे और एक वोल्ट मीटर लेंगे। ध्यान रखिए एमीटर जो होता है हमेशा सीरीज में जुड़ता है और वोल्ट मीटर जो होता है हमेशा वो पैरेलल में जुड़ता है। इन सबको एक सर्किट में जोड़ते हैं, एक सीरीज के सर्किट में जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद हम रियोस्टैट को करते हैं थोड़ा सा स्लाइड करते हैं। जैसे ही थोड़ा सा उसको आगे पीछे स्लाइड करोगे ना तो तुम्हें वेरिएशन दिखना स्टार्ट हो जाता है और जैसे ही वेरिएशन स्टार्ट होता है V और I की वैल्यूज लेना स्टार्ट करते हैं और उसका ग्राफ बन के आता है और वो ग्राफ कुछ ऐसा होता है, सॉरी ये उसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है कि वोल्टेज हम यहाँ पे मेजर कर लेते हैं, है ना, एक्सिस पे, और करंट हम अगर इस एक्सिस पे मेजर कर लें तो उसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसा जाता है, यानी ये सब ऐसे बिल्कुल बराबर आता है। क्लास 10th वाली वीडियोस में ये बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अभी मैं इसके नीचे उस वीडियो का लिंक भी लगा दूंगा, तो लिंक लगाने से क्या होगा कि इस चीज़ को आप दोबारा भी देख सकते हैं वहाँ पर जाके, वहाँ पर और डिटेल में हम लोग ओम्स लॉ पढ़ते हैं। क्योंकि क्लास 12th पढ़ रहे हैं तो 12th पढ़ने के मतलब हमारा जो मेन फोकस है ना बेटा वो क्लास 12th में ही होना चाहिए। ये बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, V इज इक्वल टू आई आर के ऊपर बेस्ड है और इसको आपको एटलीस्ट जानना चाहिए और भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, जुड़े रहो लगातार, अभी और आगे मिलते हैं आपसे। तो नेक्स्ट टॉपिक जैसा कि अभी आपने पढ़ा ओम्स लॉ के बारे में, तो ओम्स लॉ के बाद हमारा आता है रेजिस्टेंस। ठीक है, सबसे पहले हमें जानना है कि रेजिस्टेंस क्या होता है। ये देखिए हम पढ़ने जा रहे हैं रेजिस्टेंस के बारे में। व्हाट आर रेजिस्टेंस? अरे ये रेजिस्टेंस होता क्या है? क्लास 10th वाली बात है भैया, तो कुछ तुम भी तो लोग तो बताओगे, सब मैं ही बता दूंगा। क्लास 10th में भैया सब पढ़ा होना चाहिए, सब पढ़ के आए क्लास 10th में। रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है, यही सब तो पढ़ा रहे हैं और क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ नया थोड़ा ना भी है, नया तो इसके बाद आएगा, है ना। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? दोज एलिमेंट, है ना, दोज एलिमेंट, ये कह सकते हो दोज मटेरियल विच रेसिस्ट द फ्लो ऑफ करंट पासेस थ्रू देम, यानी ऐसे मटेरियल जो करंट के फ्लो को यानी चार्ज के फ्लो को क्या करते हैं? रेसिस्ट करते हैं, उन्हें रेजिस्टेंस कहा जाता है। यानी अगर मैं बताऊं तो आप कहोगे सर दोज मटेरियल which resist or opposes the
फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू देम, ठीक है। ऐसे मटेरियल जो अपने में से क्या करते हैं, चार्ज के फ्लो को रेसिस्ट करते हैं, अपोज करते हैं, इन्हें कहा जाता है रेसिस्टेंस। क्या कहते हैं भाई, रेसिस्टेंस। अभी जस्ट आपने पहले पढ़ा है, इसके पहले ओम्स लॉ पढ़ा है। क्या पढ़ा था भाई, ओम्स लॉ। और ओम्स लॉ जानने के बाद तुम्हारे पास एक फॉर्मूला आया था, R इज इक्वल टू V अपॉन I। तुम्हें तो पढ़ा है भाई, V इज इक्वल क्या होता है, V इज इक्वल टू होता है I यार। तो R बराबर क्या होगा, R बराबर होगा V अपॉन I। तुमने यहाँ पर पढ़ रखा है। अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, बहुत कुछ आगे, तो धीमे धीमे ही आगे बढ़ेंगे। तो इसमें जब टॉपिक शुरू होते हैं, यहाँ देखिए, तो यहाँ पे सबसे अगला पॉइंट आता है फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑन विच, फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस डिपेंड्स। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिनके ऊपर रेसिस्टेंस क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। यानी भाई हर चीज एक दूसरे पर क्या कर डिपेंड कर रही है। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। ऐसे मेनली 3 फैक्टर्स हैं। पहला अगर मैं बात करूं तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, ठीक है, मैं एक साथ लिख समझाता हूं। दूसरा मैं बात करता हूं R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। और तीसरा जो मेन होता है सबसे ज्यादा, जिसे कहते हैं नेचर ऑफ मटेरियल। क्या होता है भाई, नेचर ऑफ मटेरियल। 3 ऐसी मुख्य बातें हैं, 3 ऐसे मेजरली केसेस होते हैं जिनके ऊपर रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। दूसरा R जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। और तीसरा क्या है, नेचर ऑफ मटेरियल, किस मटेरियल का रेसिस्टेंस लिया गया है। यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए, तो यहाँ अगर मैं बात करता हूँ कि अगर मैं छोटा सा वायर लेता हूँ, देखो वायर कैसा भी हो, मेरी बात समझना, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, उसका जो शेप होता है वो सिलेंड्रिकल होता है ना। वायर का जो शेप होता है वो कैसा होता है, सिलेंड्रिकल के शेप में होता है। तो अगर वायर सिलेंड्रिकल के शेप में है तो भैया वायर की तो लंबाई भी होगी, हाँ या नहीं, वायर की लंबाई क्या हो गई है, L। और सामने से देखने पर उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, A होगा, ठीक है। तो सामने से अगर देखा जाए तो उसका क्रॉस सेक्शन क्या होगा, एरिया A होगा, और लंबाई तो L है। तो भैया समझिएगा, जितना लंबा तार होगा, ध्यान सुनना मेरी बात, जितना ज्यादा लंबा वायर होगा उसका रेसिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। इतना बड़ा रेसिस्टेंस तो उतने हिसाब से बड़ा, जितना ज्यादा रेसिस्टेंस उतना लंबा वायर। ये कह सकते हो कि जितना ज्यादा लंबा वायर होगा उसका रेसिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा, वायर छोटा होगा तो रेसिस्टेंस कम होगा। दूसरा क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, अगर एरिया ज्यादा है तो रेसिस्टेंस कम हो जाएगा, और अगर एरिया कम है तो रेसिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। एरिया मतलब वायर अगर पतला हुआ, वायर अगर पतला हो गया तो वायर पतला होने का मतलब रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और अगर वायर मोटा हो गया तो रेसिस्टेंस कम हो जाएगा। यही कारण समझिएगा, जो हमारे खंबे लगे होते हैं, पोल्स लगे होते हैं, उनमें जो केबल्स होती हैं वो बहुत मोटी मोटी केबल्स होती हैं। वो कितनी मोटी केबल होती है आप समझ सकते हैं। और जो हमारे घरों में वायरिंग होती है वो 1 mm का वायर पड़ता है, आधे mm का वायर पड़ता है ना। हमें तो डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज करना है, सही बात है। अरे हमारे घर में जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वहां पे तो 1 mm 1.5 mm की वायर लगी होती है, एसी की लगी होती है 2 mm की वायर लगी होती है, बस इसके ऊपर लगाते हैं लोग, है ना। तो वो तो यूज के हिसाब से है कि हमें क्या इस्तेमाल करना है। कुल मिला के बात यह है कि वायर अगर पतला होगा तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा भाई, ज्यादा होगा, और यदि वायर मोटा होगा तो रेसिस्टेंस कम होगा। दूसरा नेचर ऑफ मटेरियल, देखिए हर मटेरियल का अपना अलग अलग नेचर है। कॉपर का अलग है, ब्रास का अलग है, एल्युमिनियम का अलग है ना, आयरन का अलग है। तो सारे के सारे वायर्स का नेचर अलग होता है। तो जिसकी जहां जैसी जरूरत पड़ती है उसका इस्तेमाल कर लिया जाता है।
तो दोनों इक्वेशन को अगर मैं इक्वेट करूं, साथ में कंपेयर करूं, दोनों को मिलाया जाए तो सर r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l अपॉन a हो जाएगा। भाई क्या मेरी बात समझ में? r जो है ये प्रोपोर्शनल साइन लगा l अपॉन a, और सब जानते हैं जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाता है। अब ये हटेगा कुछ आ जाएगा, भाई क्या आ जाएगा सर? r इज इक्वल टू रो l अपॉन a। ध्यान दीजिए कुछ नया आ गया। R मतलब क्या है? R मतलब रेजिस्टेंस, L मतलब क्या है? लेंथ ऑफ वायर, A मतलब क्या है? क्रॉस सेक्शन। अरे ये क्या है भाई? ये क्या है? ये क्या है? इसे कहा जाता है रेसिस्टिविटी। क्या कहते हैं भाई? रेसिस्टिविटी। हर वायर की, हर मटेरियल की अपनी अलग अलग रेसिस्टिविटी यहाँ पे देखी जा सकती है ना। कॉपर का अलग होता है भाई, कॉपर का अलग होता है, एल्युमिनियम का अलग होता है, सबका अलग अलग है। तो क्वेश्चन में यहाँ देखिए 1 2 3 4 वेरिएबल हैं, 4 में से कोई भी 3 लेकर के आपसे पूछा जा सकता है, यानी इसी को डिटेल में आते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, ये देखिए क्या लिखा है भाई? लिखा हुआ है R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। तो रो अगर निकालना है तो रो बराबर क्या होगा सर? ये यहाँ आएगा और ये नीचे, तो रो बराबर क्या हो जाएगा? आर ए अपॉन एल। मेरी बात समझ में आ रही है? रो बराबर क्या होगा? आर ए अपॉन एल। ये रेसिस्टिविटी निकालने का क्या है दोस्त? ये रेसिस्टिविटी निकालने का क्या है दोस्त? बोलो, फॉर्मूला है। तो रो बराबर क्या है? आर ए अपॉन एल। चलो फटाफट बताओ, फटाफट बताइए इसकी एस आई यूनिट के बारे में बता दो। अगर तुमसे एस आई यूनिट के बारे में पूछा जाए तो रेसिस्टेंस में नापा जाता है, रेसिस्टेंस नापा जाता है ओम में, एरिया नापा जाता है मीटर स्क्वायर में, और लंबाई भी नापी जाती है मीटर में। एक एम से एक एम कहाँ गए? घूमने गए। तो बचा कौन सर? ओम मीटर बचा। कौन बचा? ओम मीटर। अब इसको तुम चाहे ऐसे लिख लो और चाहे ऐसे लिख लो, बात तुम्हारी वही निकल के आती है। ये होता है रेसिस्टेंस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो तुम्हारे पास रेसिस्टेंस भी निकल के आएगा और रेसिस्टिविटी भी निकल के आएगा। क्लास 10th का कॉन्सेप्ट है। हाँ, अब हम जब आगे बढ़ेंगे, अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम अब नया पोर्शन पढ़ना शुरू करेंगे और इसके बारे में तो अभी डिटेल में, ठीक है ना मेरे भाई? तो सभी लोग लगातार पढ़ाई करते रहो। दिन भर में 1 घंटा फिजिक्स, 1 घंटा केमिस्ट्री, 1 घंटा बायोलॉजी। अगर कंसिस्टेंसी के साथ साल के 365 दिन तुमने पढ़ लिया, एक भी दिन नागा नहीं। बस पढ़ने की बात कर रहा हूँ, नोट्स की बात नहीं कर रहा हूँ कि सर 1 घंटा आपका वीडियो देख लिया, 1 घंटा मैंने लेक्चर देख लिया ना। सेल्फ स्टडी, सेल्फ, जिसमें आप केवल पढ़ेंगे, नोट्स तो नहीं बनाएंगे, सिर्फ पढ़ना है। तो अगर आपने पर डे 3 से 4 घंटे सेल्फ स्टडी कर ली है, विश्वास मानिए बहुत अच्छा जीवन आप जीने वाले हैं, है ना। टेंशन बिल्कुल मत लेना, तुम्हारे साथ लगातार मैं जुड़ा रहूंगा और पूरी गारंटी मेरी है सिलेबस खत्म करने की, और ऐसे ही धीमे धीमे करके हम हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते जाएंगे। ठीक है बच्चा पार्टी, चलो जय हिंद जय भारत।